तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं तुगलक डायनेस्टी को। तो फ्रेंड्स 1320 में शुरुआत होती है तुगलक डायनेस्टी की। 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के जो आखिरी रूलर था, आखिरी शासक था नसीरुद्दीन खुसरो खां, उसको मार दिया था और दिल्ली सल्तनत में एक नई डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी की स्थापना की। इस डायनेस्टी ने 1414 ईस्वी तक दिल्ली की सत्ता पर राज किया था। इस वंश की बात करें तो इस टाइम में दिल्ली सल्तनत का बहुत एक्सपांशन और डिसोल्यूशन हमको दोनों देखने को मिला। तुगलक डायनेस्टी में टोटल 9 सुल्तान हुए। कितने? 9। पर हम जो अभी डिस्कस करने वाले हैं वो 6 शासकों का टाइम काल हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आया था मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक, फिर गयासुद्दीन द्वितीय, इसके बाद आया अबू बकर एंड लास्ट में हुआ नसरुद्दीन महमूद। तो इन 6 शासकों का टाइम जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं तुगलक वंश के दौरान। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक की। गयासुद्दीन तुगलक का पूरा नाम था गाजी तुगलक। खिलजी काल के समय यह मुबारक खिलजी के शासनकाल में पंजाब मतलब दीनापुर का सभापति था। इस गाजी मलिक का जन्म जो है तुर्की में एक जाट माँ और तुर्की पिता के घर में हुआ था। यह गयासुद्दीन तुगलक जो था वो दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ में गाजी शब्द का प्रयोग किया था। गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला। जब गयासुद्दीन तुगलक राजा बने तो उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए। जैसे गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत एरिया का एक्सपांशन किया और गयासुद्दीन तुगलक ने 1322 में वारंगल को और 1324 में बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। इसके अलावा गयासुद्दीन ने एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट किया और कैनल्स एंड वेल्स का भी फॉर्मेशन किया। नहरों, कुओं इनका भी निर्माण कराया। गयासुद्दीन ने पोस्टल सिस्टम को भी सपोर्ट किया और ये पोस्टल सिस्टम को स्टार्ट करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था। गयासुद्दीन ने दिल्ली के पास तुगलकाबाद शहर बसाया और तुगलकाबाद के किले का भी फॉर्मेशन कराया, निर्माण कराया। इस किले को 56 कोट के किले के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में बंगाल अभियान से लौटते समय दिल्ली के पास अफगानपुर में जूना खां द्वारा बनाए गए एक लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी। इसके बाद तुगलक वंश का अगला शासक बनता है मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए अभी हमने जो डिस्कस किया ना, जूना खां द्वारा बनाए गए लकड़ी के महल में दबकर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जूना खां का देखिए दूसरा नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का ओरिजिनल नाम ध्यान रखिएगा उलुग खां या फिर जूना खां था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी दिल्ली सल्तनत की बॉर्डर का बहुत सारा एक्सपांशन देखने को मिला। मिडेवल टाइम के सभी सुल्तानों में जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड एंड स्कॉलर एंड क्वालिफाइड पर्सन थे। इसके बाद भी इनको इतिहास में पागल राजा की उपाधि भी देखने को मिली। ऐसा क्यों हुआ वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाए गए कुछ प्रमुख अभियानों और नीतियों की बात करें। इन अभियानों और योजनाओं का वर्णन हमको देखने को मिलता है इब्न बतूता की बुक रहला में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है रहला बुक और इसी रहला बुक से ही हमको मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाए गए अभियानों और नीतियों के बारे में जानकारी मिलती है। मोहम्मद बिन तुगलक की बहुत सारी नीतियों के असफल होने के कारण इसे विरोधाभासों का मिश्रण, स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने आर्थिक संकट को दूर करने के लिए सोने और चांदी के सिक्कों के बजाय तांबे और चमड़े के सिक्कों को जारी कर दिया। उसका मानना था कि इन सिक्कों की वैल्यू भी सोने चांदी जैसी ही होगी और इससे खजाने पर बोझ कम होगा। लेकिन यह योजना उसकी असफल रही क्योंकि जनता ने बिना किसी नियंत्रण के नकली सिक्के बनाना शुरू कर दिए। अब चमड़े के सिक्के चला दिए तो चमड़ा तो मार्केट में अवेलेबल था, तो सभी ने क्या करे, चमड़े के सिक्के बनाना शुरू कर दिए। तो इस वजह से यह योजना इसकी विफल हो गई। इससे अर्थव्यवस्था में अव्यवस्था फैल गई और राज्य को भारी नुकसान भी हुआ। इस वजह से मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना की गई और इसे कई बार पागल राजा के नाम से भी पुकारा जाने लगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ये एसएससी में कि इनमें से किस शासक ने अपने शासनकाल में चमड़े के सिक्के चलाए थे। किसने चलाए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में सबसे ज़्यादा 34 प्रोटेस्ट हमको देखने को मिले, जिसमें से 27 प्रोटेस्ट तो केवल साउथ इंडिया में ही थे। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में मंगोल आक्रमण भी देखने को मिले, जिन आक्रमणों को इसने विफल कर दिया, असफल कर दिया। हमने डिस्कस किया कि भारत में, दक्षिण भारत में स्पेशली काफ़ी विद्रोह देखने को मिला था। तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करते हैं। हरियर और बुक्का का विद्रोह। 1326 ईस्वी में दो भाई हरियर और बुक्का ने दक्षिण भारत में विद्रोह कर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी
वर्तमान समय में यह जो एरिया है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह साम्राज्य दक्षिण भारत में हिंदू सत्ता का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। इसके बाद अलाउद्दीन बहमन शाह का विद्रोह भी देखने को मिला। महाराष्ट्र क्षेत्र में 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने विद्रोह किया और बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। यह साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य को चुनौती देने वाला मुस्लिम शासन बना, जो अपने अद्वितीय प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना गया। इसके अलावा 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता जो है वो भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे अपने दरबार में स्थान दिया और दिल्ली का काजी नियुक्त किया। इसके बाद 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इस इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर विदेश भेजा। इसी इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है रहला। इसी रहला नामक पुस्तक में इब्न बतूता ने भारत में अपने अनुभवों और यहाँ की संस्कृति के बारे में उल्लेख किया है। इस बुक में मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड के बारे में भी इन्होंने बताया है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में संस्कृत कथाओं का फारसी में भी अनुवाद किया गया। जियान नक्शबी ने संस्कृत की कहानियों का अनुवाद कर तूतीनामा नामक पुस्तक रची थी। इस पुस्तक में एक तोते के माध्यम से नायिका की कहानी को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया। मतलब इसमें एक तोता था जो ऐसी नायिका की कहानी सुनाता था जिसका पति यात्रा पर जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दरबार में जैन संत जीन प्रभा सूरी को बुलाकर उनका सम्मान किया था। आगे चलकर 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। सिंध जाते समय थट्टा नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद तुगलक वंश का अगला शासक बनता है फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद 1351 में उसके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक ने तुगलक वंश की गद्दी संभाली। फिरोज शाह तुगलक को उनके सुधारों और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जाना जाता है। उनकी उपलब्धियों का विवरण उनकी आत्मकथा फितूहात ए फिरोज शाही में देखने को मिलता है। फिरोज शाह तुगलक के अगर प्रमुख कार्यों की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में बुनियादी ढांचे मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में अहम योगदान दिया। उन्होंने कई सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण कराया, जैसे स्कूल, अस्पताल, नहरें, जलाशय, विश्राम गृह, इन सब का उसने निर्माण कराया। उनके शासनकाल में कई महत्वपूर्ण विभागों की भी उन्होंने स्थापना करी थी, जैसे दीवाने खैरात विभाग। इस विभाग का उद्देश्य क्या था? अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं, लड़कियों की सहायता करना। ये जो डिपार्टमेंट है उनकी भलाई के लिए विशेष रूप से बनाया गया था। इसके अलावा दीवान ए बुनगान विभाग की स्थापना की थी। ये जो विभाग था ये गुलामों की देखभाल के लिए बनाया गया था। फिरोज शाह के शासनकाल में लगभग 1,80,000 दास थे जिनकी सहायता और देखभाल के लिए ये विभाग जो है वो स्थापित किया गया था, दीवान ए बुनगान विभाग। इसके अलावा दीवान ए इस्तिहाक विभाग की भी स्थापना करी थी। यह विभाग पेंशन के लिए था। इसके माध्यम से ज़रूरतमंदों और गरीबों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी ताकि वह जीवन यापन कर सके। एंड अमीर ए कोही विभाग की भी इन्होंने स्थापना करी थी। यह विभाग एग्रीकल्चर रिफॉर्म और इरिगेशन सिस्टम के विकास के लिए स्थापित किया गया था। इस विभाग का मुख्य कार्य खेती को सुधार करना और जल संसाधनों का प्रबंध करना था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में टैक्स सिस्टम में भी बदलाव किए। 4 मेन टैक्स लगाए उसने। फिरोज शाह तुगलक के टाइम में पहले 24 टाइप के टैक्स लगाए जाते थे, लेकिन उन्होंने इसे खत्म करके केवल 4 टैक्स लगाए जाने पर फोकस किया। ये 4 टैक्स कौन कौन से थे? खराज, खुम्स, जजिया और जकात। खराज यह कर गैर मुस्लिम किसानों पर लगाया गया था और यह उनकी कृषि उपज पर आधारित होता था। इस कर से राज्य को कृषि से मिलने वाले लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता था। खुम्स की बात करें तो इस्लाम में यह एक धार्मिक कर था जिसमें युद्ध में जीते गए धन का 20% हिस्सा इस कर मतलब टैक्स के रूप में लिया जाता था। इसे धार्मिक और सामुदायिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जजिया की बात करें तो यह टैक्स जो था गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था जो इस्लामिक राज्य में रहते थे। इसके बदले में उन्हें सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती थी। फिरोज शाह तुगलक पहले ऐसे मुस्लिम शासक थे जिन्होंने इस टैक्स को ब्राह्मणों पर भी लगाया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जकात की बात करें तो ये इस्लाम में अनिवार्य दान था जिसमें मुसलमान अपनी संपत्ति का 2.5% हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंदों को देते थे। तो इस तरीके से फिरोज शाह तुगलक के समय में 24 प्रकारों के जो टैक्स पहले से चलते आ रहे थे उनको खत्म करके इसने 4 प्रकार के टैक्स जो है वो लगाए थे: खराज, खुम्स, जजिया और जकात। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला यह पहला मुसलमान शासक था। इसके अलावा सिंचाई कर भी इसने लगाया था, जो कि प्रोडक्शन का 1/10 पार्ट होता था। फिरोज शाह तुगलक ने चांदी और तांबे के मिश्रण से बनाए गए सिक्कों को जारी किया, जिन्हें अद्दा और विक कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में कई निर्माण कार्य कराए, जैसे दिल्ली में कोटला फिरोज शाह किला का निर्माण इसने कराया था। दिल्ली में इसने खाने जहां तेलगानी मकबरा का निर्माण कराया। यह मकबरा फिरोज शाह तुगलक के जो प्रधानमंत्री थे, वजीर थे, मकबूल खान, उनका मकबरा था और यह दिल्ली में स्थित है। यह मकबरा दिल्ली में बना पहला अष्टकोणीय मकबरा था। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने 300 से ज़्यादा सिटीज़ की स्थापना भी की थी, जिसमें से अगर हम मेजर सिटीज़ को डिस्कस करें तो हिसार, फिरोज़ाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, इन सब की स्थापना किसने करी थी? फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। सितंबर 1388 में फिरोज शाह तुगलक की डेथ हो गई, जिसके बाद गयासुद्दीन द्वितीय अगला शासक बना। गयासुद्दीन द्वितीय के बाद में अबू बकर सुल्तान बना। अबू बकर के बाद में नसरुद्दीन महमूद तुगलक जो है वो सुल्तान बना, जो कि तुगलक वंश का आखिरी सुल्तान हुआ। गयासुद्दीन द्वितीय, अबू बकर, इनका शासनकाल जो है वो उतना ज़्यादा पावरफुल हमको देखने को नहीं मिलता है, इसलिए हम नसरुद्दीन महमूद तुगलक का शासनकाल जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक की बात करें तो ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। उसका शासनकाल दिल्ली सल्तनत के लिए कमजोर साबित हुआ और साम्राज्य आंतरिक संघर्षों और बाहरी आक्रमणों से बुरी तरह से इसका प्रभावित हुआ। इसी के शासनकाल में तैमूरलंग, जो मध्य एशिया से एक शक्तिशाली और क्रूर आक्रमणकारी था, उसने भारत पर आक्रमण करने का फैसला लिया था। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत को लूटना और संपत्ति को हथियाना, न कि यहाँ पर शासन करना। तैमूरलंग का दिल्ली पर आक्रमण तुगलक वंश के पतन का प्रतीक बना था। तैमूरलंग की सेना ने 1398 में दिल्ली पर हमला किया और इस आक्रमण के दौरान दिल्ली को पूरी तरीके से लूट लिया गया। हजारों लोगों का नरसंहार यहाँ पर देखने को मिला और शहर की संपत्ति और धन को लूटकर तैमूरलंग वापस चला गया। इस आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत की कमर तोड़ दी और इसे कमजोर कर दिया। तैमूरलंग के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी थी। इस आक्रमण के बाद तुगलक वंश का भी पतन हो गया। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का शासन जो है वो समाप्त हो गया और दिल्ली पर एक खालीपन हमको देखने को मिला।